नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज बहस नहीं, उन बुद्धिजीवियों पर सवाल है जो जय श्री राम को देश में युद्ध घोष यानी वॉर क्राई बताने में लगे हैं, जो कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे के साथ मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, मॉब लिंचिंग वाली भीड़ को राम भक्त बताने वाले 49 बारूदी बुद्धिजीवी क्या उन आतंकियों को भी धर्म का रंग देंगे जो एक विशेष धर्म के नारों के साथ न जाने कितने सालों से कत्ले आम मचाए हुए हैं। और दुनिया भर में इन बुद्धिजीवियों को बंगाल की हिंसा नहीं दिखी, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अलगाववाद नहीं दिखा, कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द नहीं दिखा, बस मॉब लिंचिंग दिखी, वो भी राम के नाम पर। यह देश है हमारा में। आज हम इसी सिलेक्टिव एजेंडे वाली बुद्धिजीवी या फिर कहे बारूदी बुद्धिजीवी ब्रिगेड को बेनकाब करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ ये 49 बुद्धिजीवी हैं, दूसरी तरफ 61 बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं कि आपको ये सब कुछ क्यों नहीं दिखा? क्या मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए ये सब कुछ रचा जाता है? आज इसी पर होगी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, सबसे जिम्मेदारी भरी विश्लेषण आपको मैं बताता हूं, कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ तथ्यों के साथ। जिन बुद्धिजीवियों को जय श्री राम के नारे में नफरत का भाव नजर आता है, बंटवारे का एजेंडा दिखाई देता है, शायद उन्हें उस धार्मिक नारे की गूंज नहीं सुनाई देती जिसके नाम पर एक धर्म विशेष के लोग निहत्थे और मासूमों का कत्ले आम करते हैं। आज देश उनसे यह पूछ रहा है, यह जनता जनार्दन उनसे पूछ रही है कि यह बारूदी बुद्धिजीवी ब्रिगेड तब कहां थी जब चुनावों के दौरान बंगाल में खूनी खेल खेला जा रहा था। यह ब्रिगेड आज भी खामोश है। जब एक सांसद के घर पर बम फेंका गया, जब ममता बनर्जी जिंदाबाद ना कहने पर छात्रों और प्रोफेसर को पीटा गया, यह बुद्धिजीवी ब्रिगेड तब कहां थी जब कश्मीर में अलगाववादियों ने स्कूल जाने की उम्र में बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए थे, स्कूलों को आग लगा दी गई थी। तब ये लोग कहां थे जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए जा रहे थे। 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय पर कभी इनकी चिट्ठी नहीं आई इस देश में। आजम खान सरेआम महिलाओं के लिए जो बदजुबानी कहते हैं, उन्हें अंडरवियर दिखाई देता है महिलाओं के अंदर। उस समय ये लोग कहां थे? लेकिन शायद तब इनके कान बंद हो जाते हैं। आखिर इस देश में इनटॉलरेंस में भी सिलेक्टिविज्म क्यों है? आज इसी पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कई बड़े मेहमान हैं इस चर्चा के अंदर। आज की बहस सामान्य नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। आज की बहस जोरदार भी है और उसमें कई आंकड़े भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं शोहेब जमई को। आपका अभिनंदन है जमई साहब। जाने माने इस्लाम के स्कॉलर है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं, आपका स्वागत है। मैं बुलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा को। और अब मैं बुलाना चाहता हूं जानी मानी हस्तियों को जो सामान्य तौर पर बहस में नहीं आती हैं, आज वो बहस का हिस्सा है। मैं बुलाना चाहता हूं नसीर अब्दुल्ला साहब को। नासिर अब्दुल्ला साहब को आपका स्वागत है। जाने माने एक्टर हैं अब्दुल्ला साहब, बहुत अच्छा गाते भी हैं। और मैं बुलाना चाहता हूं सोनल मान सिंह को, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की और जानी मानी क्लासिकल डांसर है। उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। पहले दौर में हम 60-60 सेकंड का समय देते हैं, लेकिन क्योंकि नासिर साहब जो है वो बहुत अच्छा गाते भी हैं, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। 30 सेकंड के अंदर अगर आप वो गा के सुना देते। The name of the song is actually Chakar Rakho Ji, so I'm going to sing 4 lines. Bismillah.
मन चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। योगी आया योग करण को, तप करने सन्यासी। योगी आया योग करण को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के वासी। बहुत बढ़िया। तो अच्छा गाया आपने। जिस कार्यक्रम की शुरुआती भजन के साथ हुई है, तो मुझे उम्मीद है अच्छा जाएगा। लेकिन 60 सेकंड का वक्त है। सबसे पहले मैं सोहेब जमई आपसे शुरुआत करता हूं। इस देश में आपको इंटॉलरेंस क्यों दिखाई देती है? 49 बारूदी बुद्धिजीवियों को इंटॉलरेंस दिखाई देती है और 61 बुद्धिजीवियों को ऐसा लगता है कि इस देश में इंटॉलरेंस तब क्यों नहीं दिखाई दी जब 84 के दंगे हुए, जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया और अभी एक सांसद के घर पे बम फेंके गए। इंटॉलरेंस तब क्यों नहीं दिखाई दी? अमीश जी, आपके इस महत्वपूर्ण शो में सबसे पहले मैं मेरे भाई नवीन यादव जी, स्वर्गीय नवीन यादव जी, जिनका बड़ी निर्मम हत्या कर दी गई मेवात में, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा सबसे पहले जी। दूसरी बात यह है कि 49 लोगों ने जो वो बात लिखी है, उसमें उन्होंने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, वो वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंटीग्रल पार्ट है। तो आप उनके जो है कानूनी वैधता पे सवाल नहीं उठा सकते। दूसरी बात, अगर आप नारंगी रंग का चश्मा उतार के देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने दलितों और मुसलमानों की अगर बात की है, तो दलित भी हिंदू भाई हैं। अगर संबित पात्रा जी ये कह दें ऑफिशियली कि दलित हिंदू नहीं है, तो फिर ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इसलिए दलितों की अगर बात हुई है तो हिंदुओं को भी शामिल किया गया, क्योंकि अत्याचार जो होते हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे कि लोअर तबके में होते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये चिट्ठी अगर लिखी गई थी तो सेलेक्टिव नहीं थी, बल्कि पूरे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सबके लिए लिखी गई। 60 सेकंड आपके हो गए पूरे। अब मैं रुक करता हूं संबित पात्रा का, और फिर मैं नासिर साहब और सोनल मानसी के पास आऊंगा। संबित पात्रा, नारंगी चश्मा अगर उतार के देखेंगे तो इंटॉलरेंस दिखेगी। देखिए, चाकर राखो जी, मोहे चाकर राखो जी, बहुत दिनों से चाकर रखे गए हैं, दरबारी रखे गए हैं, और आज वो चिट्ठी लिख रहे हैं जी। इसको आप बुरा मत मानिएगा, मैंने एक अलग अंदाज से शुरू किया। और दूसरा लाइन कहा गया, हरि भजन को साधु आयो। बिल्कुल सही है, हरि भजन को साधु आयो। कौन है हरि भजन? हरि भजन मतलब जनता के भजन के लिए, जनता के सुविधा के लिए, गरीबों के दुख के निवारण के लिए साधु आया रे। नरेंद्र मोदी आए हैं गरीबों के दुख को दूर करने के लिए। साधु पक्का नहीं है वो, साधु पक्का नहीं है। कभी सारे चाकर दरबारी निकल कर आज चिट्ठी लिख रहे हैं कि इंटॉलरेंस हो गया। भारत देश कभी इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता है, सबसे टॉलरेंट देश है। और ये दलितों की बात कर रहे थे, मैं दलित का नाम पूछूंगा, बता नहीं पाएंगे। विनय प्रकाश कौन है? विनय प्रकाश वह दलित है जिसके घर को जला दिया गया और उसे मार दिया गया क्योंकि वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह रहा था। जिस दिन उत्तर प्रदेश में हम सब मैच देख रहे थे, इंडिया जीता था, पाकिस्तान हार गया था, उस दलित की बात ये नहीं करते हैं। ये जो सिलेक्टिविज्म है, ये जो सिलेक्टिविज्म है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई। 60 सेकंड आपके हो गए। नासिर अब्दुल्ला साहब, आपका वक्त है। अब्दुल्ला साहब, बड़ा सीधा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है इंटॉलरेंस दिखाई दे रही है या आप देखना चाहते हैं? ये असल में ये वैमनस्य है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? देखिए जी, अगर इन 49 लोगों को दिखाई दे रहा है जी, और उनको भय है कि हालात सही नहीं लग रहा है इन इंसिडेंट्स की वजह से, तो उनको पूरा हक बनता है कि दे शुड इन्फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर अबाउट इट, और whoever is in charge कि भाई ये हो रहा है, प्लीज लुक इनटू इट। इट इज नॉट एन एंटी नेशनल थिंग और समथिंग। दीज आर पीपल, ये लोग हैं, जाने माने लोग हैं, अच्छी तरह काबिल लोग हैं, और इनको किसी ने उत्साया नहीं है, और गवर्नमेंट को बर्बाद करने का चक्कर हो ही नहीं सकता। मोदी जी इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, इंडिया इज अ स्ट्रांग नेशन। इट इज अ लेटर, it is a letter saying this should not be happening. It is a bad precedent, using Jai Shri Ram as a slogan to
injure, attack people. That is wrong. Jai Shri Ram is a great slogan, it's fine. But to use it to destroy other people, उनको बर्बाद करना, ये गलत है। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग, उनको पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि वो एकदम से आजाद जी हो रहा है। जी, जाहिर बात है, कोई खास बात होगी ना जी, इसीलिए टाइम लिमिट आपकी भी है सर, आपने 5 सेकंड ऊपर लिए। सोनल मान सिंह, जय श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। शायद ये आजाद भारत में हम पहली बार सुन रहे होंगे कि भगवान श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपको क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आपकी चिट्ठी, जिस चिट्ठी पे आपने साइन करे, वो कहती है कि ये जो बुद्धिजीवी हैं ये सिलेक्टिव है। पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि यू बीन वेरी वेरी फेवरेबल टू नसीर। उन्होंने गाना गाया, मैं ना गाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी हक है। मैं तो अनएम्प्लॉयड आदमी हूं, इसीलिए उन्होंने कह दिया गा लो, क्योंकि आप तो जानी मानी सांसद ही हैं। हेलो, मैं तो बेरोजगार एक्टर हूं। संसद में पैसा नहीं मिलता है। अच्छा, हमें भी नहीं मिल रहा, कमाना पड़ रहा है आज। हम भूखे। मैं मुस्लिम संत साल बेग जो उड़ीसा हो चुके, उड़ीसा में, और जो जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होके हाथ ऊंचा कर करके रोते हुए गाते थे, और ये कहे कि मुझे, मैं अंदर नहीं जा सकता हूं लेकिन तू मेरी आरत सुन। आहे नील शैल प्रबल मत्ता वरण, मोआरत नलिनी दड़कू करो दड़न। मेरी आरत जो है उसका दलन करो, मेरे पे कृपा करो। तो ये भारतवर्ष के ताने बाने रहे हैं सदियों से। मेरा एक छोटा सा सवाल है इन 49 बुद्धिजीवियों से कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए, उसके बाद इनमें जागृति आ गई, चेतना आ गई। उसके बाद भारतवर्ष में सब गलत होने लगा। उसके बाद भारतवर्ष में कत्लेआम हो गई, और अब तो हद ही हो गई कि अरे ये तो जाने वाले हैं। 2018 की बात थी, मुझे मालूम है। ही इज गोइंग नाउ, डोंट वरी। 2019 में फिर आ गए और इतने बड़े बहुमत से आ गए, इतने बड़े बहुमत से आ गए। असल में नासिर भाई, दुकानें बंद हो गई, और दुकान जब बंद हो गई, आपने खुद बोला बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगार हो गए तो चिट्ठी लिख लेते हैं। ये टाइम पास तो नहीं है चिट्ठी, क्योंकि ये चिट्ठी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कोट हो गई है ना। हो गई कोट, लेकिन आई डोंट थिंक सो। दीज आर accomplished people who do not have to get money by doing this. These are people who have made their money, they've had everything they wanted, and these are people who do not. I should be doing कश्मीरी पंडितों के समय पर क्यों नहीं, ये कश्मीरी पंडित जब 1992 में भगाए गए, 1990 में भगाए गए, तब क्यों नहीं चिट्ठी लिखी उन्होंने? क्यों नहीं? ये मुझे नहीं मालूम। बताइए ना, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई तब? मैं क्यों नहीं उठाई वो आवाज? वो कश्मीरी पंडित इस देश के नागरिक नहीं थे? उससे बड़ी एथनिक क्लिंजिंग इस मुल्क में कभी हुई है क्या? इस बात एक कौम को अपने घर से घर निकाला दे दिया जाता है। मैं अपनी बात पे खड़ा हूं, अब भी कहता हूं, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज हो रहा है। डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। मैं देखिए जी, वन थिंग एट अ टाइम। ISIS का नारा क्या है? मुझको कंफ्यूज मत कीजिए। सवाल का जवाब जो है इस मामले में, मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों को पागल कुत्ते ने रात को नहीं काटा कि वो एकदम से शामिल होके कि जी ये हो रहा है, हाय हाय। नहीं संबित, देखिए, पहली बात, पागल कुत्ते तो नहीं काटा। ने काटा तो बहुत किसी ने है, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने काटा है, बाद में काटा तो है, मच्छर ने काटा होगा, डेंगू वाले। काटा तो है, मगर अमीश भाई, इस विषय को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। 49 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, यहां जनता जनार्दन बैठी है, उनमें से 2 नाम, जैसे होता है ना, हम लोग चावल बनाते हैं तो 2 चावल चख लेते हैं जरा। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं हकीकत रख रहा हूं। 2 आदमियों का नाम उसमें से चुनता हूं। एक है विनायक सेन, तस्वीर चल रही है उनकी पीछे, विनायक सेन। ये विनायक सेन आप जानते हैं कौन है? इन्होंने भी चिट्ठी लिखा है। ये कन्विक्टेड हैं, अर्थात ये दोषी हैं, इनको हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है। किस चीज का? देशद्रोह का। नंबर 2, दूसरे हैं आशीष नंदी। जानते हैं, आशीष नंदी ने 2013 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में क्या कहा था, जिसके कारण इनके पीछे अरेस्ट करने के लिए पुलिस पड़ी थी? इन्होंने कहा था, बकायदा डिक्लेयर करके भाषण में, नसीर साहब आप भी सुन ले इसको, उन्होंने कहा कि ये देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्ट लोग पता है कौन है? शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं। और बंगाल में ये नहीं है। और शुक्र है कि बंगाल की सरकार में ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी लोग नहीं है, तो बंगाल की सरकार बिल्कुल ममता जी के अंडर में ठीक है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा चोरी करते हैं, तो कम से कम बंगाल की सरकार बच गई है। और आज इतने मोटे मोटे हाय मेरे दलित भाइयों को कर दिया है, ऐसे कर दिया। आप बताइए ये किस प्रकार के मगरमच्छ है? मगरमच्छ इज द राइट वर्ड, काटा मगरमच्छ ने है, काटा मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ इज द राइट वर्ड। शोएब जवाई भी इसमें कुछ कहना चाहते हैं, नासिर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शोएब जवाई मैं आपको वक्त दूंगा और फिर मैं सोनल जी आपके पास आऊंगा। शोएब जवाई, अभी हम काटने कटाने की बात नहीं कर रहे, अभी हम बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं। आपने बोला नारंगी चश्मा उतारना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों ने मोदी नाम का चश्मा डाला हुआ है। आपको हर चीज में नरेंद्र मोदी दिखाई दे देता है। लेफ्ट देखो तो मोदी, राइट देखो तो मोदी, बीच में देखो तो मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी। नहीं, इतने नशे में हम तो वो कह रहे सपने में भी आते हैं मोदी। क्या बोला मैडम आपने? जी, वो सपने में आते, सपने में भी आ रहे हैं आपके क्या? नहीं, देखिए इतने नशे में तो हम नहीं है, हम तो होश का चश्मा पहनते हैं। जो नारंगी रंग का चश्मा पहनते वो पहनते होंगे, मैं तो होश का चश्मा पहनता हूं। इसलिए एक बात बताता हूं, जय श्री राम का नारा तो कभी भी आतंक का पर्याय नहीं था। और आपको मालूम होना चाहिए कि नारे, जो एक चार्ली ग्रुप है जो करगिल की लड़ाई में, ठीक है, वो चार्ली ग्रुप ऐसा था, हर रेजिमेंट होता, चार्ली रेजिमेंट में मुसलमान जो है वो सैनिक ज्यादा थे। चार्ली ग्रुप का नारा क्या था मालूम? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर के नारे के बीच में उन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए और करगिल को जो है आजाद कराया। तो नारे तो हमेशा किसी ना किसी रेजिमेंट या किसी जोश बढ़ाने का काम क्या करते थे। लेकिन बड़ी अफसोस और विडंबना है कि आज सरकारी षड्यंत्र और किसी सियासी षड्यंत्र के तहत इस नारे को बदनाम किया जाता है। और नारे का इस्तेमाल कर करके अगर आप किसी की जान लेते हैं तो मैं समझता हूं यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुसरण नहीं तो है। जय श्री राम के नारे से जाने ली जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं। गुड। लेकिन वो फर्जी निकले कई केस उत्तर प्रदेश के। आप मैं ये कह रहा हूं कि जहां जाने जा रही हैं, नहीं, आप तो देखिए, ये तो यही ना, इसलिए मैंने कहा नारंगी रंग का चश्मा उतार दीजिए। आप भी पहन के उसी तरीके से जो है आपने फिट कर लिया ना बात। मैंने कहा नहीं, शोएब नहीं करना चाहिए। ये बेरोजगार युवाओं को भड़का रहे हैं। भाई ये बताइए, इन धार्मिक उन्माद से रोजगार का मसला हल हो जाएगा क्या? देश की क्या तरक्की होगी इसमें? उल्टे हमारी बदनामी हो रही है। लेके आ गए, अभी आप कह रहे थे जय श्री राम के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है, अभी आप तरक्की लेकर आके बीच के अंदर बताइए। आज यदि हिंदुस्तान में हिंदू की मेजॉरिटेरियन ऐसे करके गाली दी जाती है कि मेजॉरिटी है इसलिए कर रहे हैं, इनको माइनॉरिटी करो, ऐसी बातें मैंने सुनी है, आपने सुनी होंगी। एक ही देश अभागा दुनिया में है जहां पर मेजॉरिटी होने का क्राइम माना जाता है। फिलहाल वक्त है छोटे से अंतराल का, ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। इनको जय श्री राम का उपयोग दिखता है कत्ल होने में, आपको जय श्री राम का प्रयोग दिख रहा है डिस्ट्रॉय होने में। अंग्रेजी का शब्द है, उधर हिंदी का शब्द है, मतलब एक ही है। पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपने मैंने ये बोला? सुनिए, वही तो मैंने बोला, जी। मुझे याद है, मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं ऑन करता हूं। मैंने ये भी करते हैं। मैंने ये कहा कि इसका दुरुपयोग इज रॉन्ग। अगर आप जय श्री राम का नारा लेकर के किसी को जान से मारते हैं या उसको घायल करते हैं, दैट इज रॉन्ग। दैट इज व्हाट आई सेड। आई एम अ वेरी केयरफुल मैन। मैं बहुत ख्याल से कहता हूं, क्योंकि लोग फिर बाद में मुझे मार पीट देते हैं, इसीलिए मैं सोच समझ के बात कर। ये कहा नहीं, आप बताइए बीच में। मैंने ये कहा था दुरुपयोग है। अल्लाह अकबर का भी दुरुपयोग होगा। अगर कोई आत्मघाटी जो भी है अल्लाह अकबर करके मासूम लोगों को मारे तो ही इज रॉन्ग। कश्मीर के अंदर अल्लाह अकबर के कहके ही मारते हैं लोगों को, मुसलमानों को भी मार देते हैं। इट इज रॉन्ग। जय श्री राम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा सबने कहा। अमीश जी, जाकिर नायक अल्लाहू अकबर के नाम का दुरुपयोग करके, कुरान का दुरुपयोग करके, हदीस का दुरुपयोग करके किस प्रकार आतंक फैला रहा था, और इन्हीं लोगों ने और इनके आका दिग्विजय सिंह इत्यादि जिन्होंने इनको सब मैसेज भेजा है। अपोस्टल ऑफ पीस, मैंने अंग्रेजी में बोल दिया। अपोस्टल ऑफ पीस का मतलब होता है कि शांति दूत। जाकिर नायक क्या है इनके लिए? शांति दूत है। देखिए, जब ये क्या नाम है, याकूब मेमन, इसको फांसी होती है तो रात को 12 बजे ये सारे लोग जाके 45, 44, 50 जो भी है, और इनके कुछ आका भी थे, गेट खोलो, सुप्रीम कोर्ट गेट खोलो, कैसे अन्याय हो रहा है, याकूब मेमन को फांसी कैसे होगी। फांसी हो जाती है, गेट भी खुलता है, अगले दिन छपता क्या है, याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। वो मुस्लिम था इसलिए हैंग हो गया, आतंकवादी था इसलिए नहीं। जी, नहीं, अभी जी नहीं हुआ है, थोड़ा रुकिए जी। उसके बाद होता है अफजल गुरु, नमाज जनाजा।
इसलिए मैंने कहा ना कि चश्मा उतारिए, आपको ये तो दिख रहा है, तो आप ही क्या उतारो ना उसको, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि बम्बई के मुसलमानों ने कसाब को जो है अपनी जगह नहीं दी थी। मैं कंप्लीट ये लगा है, लेकिन मैं पहना नहीं। काला चश्मा लगा लीजिए, लगा लीजिए। चश्मे पे डिबेट नहीं हो रहा भैया, काला चश्मा भी लगा लीजिए, थोड़ी देर के लिए लगा लीजिए काला चश्मा, काला चश्मा लगा लीजिए। अमीश भाई, आपने मुझे बोला नहीं टॉपिक चश्मे के ऊपर है, सुबह से चश्मा लगा लो, चश्मा खोल दो, चश्मा खोल दो, चश्मा तो क्या चश्मा टॉपिक क्या है? हाँ, सुनिए आप, देखिए अमीश भाई, आप सोच लीजिए, इसको रिवर्स करते हैं। अगर कुछ लोगों ने, चलिए हम सोचते हैं कि हमारी बड़ी बहन, मैं तो उनको मां समान मानता हूं, बहुत बड़ी अदाकारा है, एक बार ताली होना चाहिए, मैंने इनको देखा। सपोज सोनम जी, हमारे नासिर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने चिट्ठी लिखा होता कि ये अल्लाह अकबर नाम का जो है ये बहुत दुरुपयोग हो रहा है, लोग काटे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बम फटाए जा रहे हैं। हाय तौबा मच जाती देश में कि अल्लाह के नाम का ऐसे कैसे फतवे आ जा, ये चश्मा उतार के फतवे लिखते, फतवा अगेंस्ट मैडम, फतवा अगेंस्ट सर। अब जब जय श्री राम मर्डरस वेपन है, जय श्री राम इतना खलू है, ये सब बोला जा, कहां गया फतवा? अब काम करने कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करूंगा। भगवान श्री राम का नाम को तो हम नमन करते हैं, बताइए दिल में भगवान श्री राम के नाम बदनाम नहीं करते हैं। बोलिए, सुनिए, आप मुझे इंसिडेंट बताइए, भगवान श्री राम के नारे के साथ आपको समझना पड़ेगा अमीश जी, एक बात, ये दुनिया के अंदर तो चिट्ठी भेजी है, कोई एकदम से कोई सुनामी नहीं आ गई, देश टूटेगा नहीं, बड़ा स्ट्रांग देश है, इट इज ओके, मालूम हो जाएगा कि क्या बात है। एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन बताइए ना, प्राइम मिनिस्टर को अब ये भी नहीं लिख सकते, फर्जी निकला। मोदी साहब ने कहा है मन की बात जी, हमने उन्होंने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी तो लिखी है, क्यों डर रहे हैं? फिर 48 लोग और आगे, नहीं जी सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। फिर एक वो कह रहा है, ये कह रहा है ना चलो भारतनाट्यम, नहीं कोई भारतनाट्यम गलत बात है, नहीं भारत बात को नेगेटिवली पोर्ट्रे कर दिया। बट नो, द पॉइंट इज दे हैव अ राइट, नहीं मन की बात है। नहीं, आप मुझे बताइए ना, पर जय श्री राम के केस तो फर्जी निकले ना सारे, जय श्री राम के नाम तो मारा ही नहीं गया, मुझे इस बात का सबूत कल के डिबेट में मिल गया था, नहीं वो फर्जी एजेंडा आप लोग क्यों चलाते हैं? दैट इज नॉट ट्रू, व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। 49 लोग जो पागल नहीं है, उनको डेंगू के मच्छर ने नहीं काटा है, अगर उन्होंने लिख दिया कैसी मौत आ गई आप लोगों को, क्या हो गया? पागल है, एक है नासिर उनको सबूत दे दो कि वो पागल है। नासिर एक से पागल है जिन्होंने चिट्ठी लिखी आज, वो पागल है? वो भी नहीं पागल है, तो वो नहीं, उनके पीछे एक एजेंडा होगा, जिन्होंने लिखी है वो अपना ये उन लोगों के साथ में सहमत एजेंडा नहीं है, एजेंडा यही है कि आपके पीछे क्या एजेंडा है? अब आपके पीछे क्या एजेंडा है? भैया इन लोगों की तरह मैं चिल्ला नहीं सकती। मुझसे कह रही है क्या मैंने मां की गाली दी है? बताइए। नहीं, तो आप मुझे बताइए, हाउ वाज आई रॉन्ग इन माई लैंग्वेज? आपकी उसमें अल्फाज बताइए जो इस्तेमाल किए गलत है। नहीं है सर, आप नहीं, अल्फाज बताइए जो मैंने गलत इस्तेमाल किए हैं। चलिए सर, कोई मौत आ गई तो ये तो मौत है, मेरी मौत सामने खड़ी है, मैं मरने वाला हूँ, 6 महीने 1.5 साल में मैं मरने वाला हूँ। नहीं, ये कोई गाली नहीं होती। आप मुझे बोल देंगे तू एंटी नेशनल है, मैंने अगर मौत की बात बोला, इसको रंग मत दीजिए, इसको रंग मत दीजिए। आपने क्या किया एंटी नेशनल है, किसी ने एंटी नेशनल नहीं बोला यहाँ पर। आप दोनों मिलकर बैठ जाइए, बात कर लीजिए। चयन कीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने भी अपनी बात को रखा, सोनम जी को भी इजाजत है अपनी बात को रखने की, इजाजत है बिल्कुल अपनी बात को। ऐसी क्या आफत आ गई? ओके सॉरी, आई टेक माई वर्ड बैक, ऐसी कौन सी आफत आ गई? अच्छा ठीक है, इनको बोलने दीजिए ना। अब ठीक है, अच्छा सोनम जी को बोलने दीजिए आप। ओके, अब मैं आपको मौका दूंगा। It is funny for me. Mind your own business. प्लीज सर funny for you. सर बैठिए आराम से। ओके, नासिर आप भी रुकिए। It's not funny. सोनम मैं funny आदमी हूँ। नासिर नाचने वाली नाचती है, मैं हंसाता हूँ लोगों को। हेलो, नहीं एक सेकंड हेलो, एक सेकंड वो सब सोनम जी को ना आपने गलत बोला। एक सेकंड रुकिए ना, कुछ नहीं कर रहा, आप रुकिए। एक सेकंड आप चुप रहिए, एक सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक टू आवर को पैनलिस्ट वेरी रिस्पेक्टफुली एंड टू ईच एंड एवरीवन। सोनम जी टोटली
नासिर जी, आपने अभी कहा नाचने वाली नाचती है, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए कि हाँ लो नहीं, क्योंकि लेटर मेकर पॉइंट, वो चुप थी। सॉरी, मैं बिल्कुल चुप थी, राइट। नाचता तो बंदर भी है, भालू भी है, रास्ते पे भी नाचते हैं हम लोग। उसको थोड़ा, जिसको आप रक्स कहते हैं ना, शायद रक्स कहते हैं, कला ऐसे कोई शब्द है ना, नृत्य कहते हैं। तो नाचने वाली, एनीवे आपने कह दिया नाचने वाली नाचती है, एक ही नाचने वाली मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। एनीवे अब दूसरा मैं कह रही हूँ असहिष्णु के, अपोलोजाइज फॉर दैट, आपको माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, मैंने बुराई तो नहीं की, बेकार की बात है, मैं सही बात कह रहा हूँ। मैंने कहा है नाचने वाली नाचती है और एक्टिंग वाला एक्टिंग करता है और अपना, तो मतलब उसमें बुराई क्या है? मैंने तो बुराई, मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि मैंने ऐसी जल्दी में सोच के, एक इमाम ने शबाना आजमी को कहा था आप तो जी नाचने वाली हैं, मतलब आप तो नीचे कौम की हैं, उसको तो उसने बाकायदा गाली दी थी, नीच औरत है ना। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नाचने वाली कोटिंग दैट आल्सो। ओके, लेट्स ओनली मेक अ पॉइंट। नहीं तो मुझे, मैं व्यूअर्स को भी कह रहा हूं, आप अगर मुझे कहेंगे अपोलोजाइज करना है तो इसका मतलब मैंने इनकी, मैं नहीं कह रही हूँ ना, बस आप विषय से हट रहे हैं। विषय पे रहिए, प्लीज होल्ड ऑन, बहुत हो गया। संबित पात्रा, देखिए, मैं एक तो मुझे माफ करिएगा, मैं आगे से इनको बुद्धिजीवी नहीं बोल सकता हूं, मेरे को खटक रहा है तो मैं इनको चिट्ठीजीवी बोलूंगा, आपको तैयार है? ठीक है। और नासिर साहब और सोनल मैडम, मैं आप दोनों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, और आप दोनों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों लोग इस डिबेट को, इस चैनल को देख रहे हैं, ये कहना बहुत आवश्यक है। एक शब्द कहा गया नाचने वाली, आपने क्षमा कर दिया, आपने इसको लाइट जेस्ट में लिया क्योंकि आप बहुत बड़ी हैं, विशाल हृदय आपका है, मगर बहुत लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला नाचने वाला, नाचने वाली अर्धनारीश्वर नटराज हैं। अगर नटराज नट ना करे तो यह ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी नाचने वाले या नाचने वाली जिनको कहा गया वो इस टीवी को देख रहे हैं, तो वो प्रथम दर्जे के मानव हैं और उनके चरणों को हम नमस्कार करते हैं। नटराज में नृत्य बसता है, इसलिए उस जो नृत्य और संगीत जान गया, आपने कहा रीछ नाचता है, भालू नाचता है, बंदर नाचता है, उनके अंदर कृष्ण नाचता है और पूरी गोपी बनकर संसार नाचती है। तो बिल्कुल, इसलिए नृत्य से बड़ा कुछ नहीं है। और जिनके लिए आपने नाचने वाली कहा, 49 हमारे कलाकारों ने, कुछ तो नक्सलाइट भी हैं और कुछ कलाकार भी हैं। शोभा मुद्गल जी का मैं फैन हूं, अपर्णा सेन की कुछ पिक्चरों को मैं पसंद करता हूं, और नासिर साहब हम यहां पर तलवार लेके लड़ नहीं रहे हैं। आप जो कह रहे थे मौत आ गई, कोई मौत नहीं आई है किसी की। शोएब भाई, अब मैं आपका रुख करता हूं। बंगाल के अंदर अभी एक बीजेपी के सांसद के घर पे बम फोड़े गए, इंटॉलरेंस है कि नहीं है? बहुत अच्छा आपने कहा। और बंगाल का बहुत अच्छा कहा। नहीं, मैंने कहा आपने बहुत अच्छा कहा। अमित शाह का जब चुनाव में कार्यक्रम चल रहा था, मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा बंगाल का जिक्र कर दिया, इसी पर मैं आने वाला था। पत्थर फेंके गए, सुन लीजिए, क्यों नहीं आप लोगों ने बोला? अब मैं जब आप कहाँ गुम थे? यही बंगाल पर क्यों नहीं बोल रहे? थोड़ा सा बंगाल के अंदर जो हुआ वो क्यों नहीं बोला? उड़ीसा, बंगाल के अंदर तो बंगाल में बोल रहे, क्यों नहीं बोला? बंगाल के अंदर तो, क्योंकि बंगाल के अंदर ये बोलेंगे तो इनकी सीटें ज्यादा आ जाएगी ना पब्लिक। अच्छा, तो मतलब आपको दूसरी सीटें ज्यादा लेके आना? ना, बंगाल के लिए तो इसको फायदा है। अभी पोल खोलिए, बंगाल के लिए तो इनको फायदा है। बंगाल के लिए तो इनको फायदा है। क्या बोला? सब एक सेकंड, आपने सुना? आप बगल में थे, एग्जैक्टली क्या सुना? इन्होंने कहा कि अगर बंगाल के बारे में बात होगी तो इनको सीटें ज्यादा आ जाएंगी ना, तो आपको ममता की सीटें ज्यादा आनी है। यही तो चाह रहे हैं ना ये बंगाल में। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए इसके लिए। अमित जी, मैं एक बात याद दिला दूं, आप लोगों ने कल टीवी देखा होगा कि किस प्रकार से वहां ममता बनर्जी के लोग चाहते हैं कि जय ममता बोला जाए। कल कुछ प्रोफेसर्स ने नहीं बोला तो उनकी पिटाई हो गई। जी जी अमीश जी, मैं यहां बता दूं, मैं भी थोड़ा, अरे दो मुर्गी की लड़ाई को भी बीजेपी वर्सेस टीएमसी बना रहे हैं, ये इनका प्रोफेसर मुर्गी है, ये प्रोफेसर मुर्गी है। दो घर में फैमिली मेंबर की लड़ाई, ये चल रहा है आपका, बताइए। अरे मैंने कहा वो स्टूडेंट ने प्रोफेसर को मारा, बिल्कुल गलत था। हाँ। उनको जेल भेजना चाहिए, किसको बोलते उसका सपोर्ट। हाँ। लेकिन आप ये नैरेटिव बना रहे ना पूरे देश में कि जहां भी झगड़ा हो बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ये आपका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं आप। देखिए, आप पीछे देखिए जरा। जी विजुअल चल रहे हैं, किस तरह से प्रोफेसर को मारा गया, कंडेम भी बंगाल के अंदर हुआ है। देखिए ना, ममता जरा पीछे मुड़ के देखिए तो सही,
पीछे तो मुड़िए, अरे मुड़ से जाइए, 1 सेकंड मुड़िए ना, मेरे कहने पर मुड़िए, 1 सेकंड थोड़ा घूमिए जी, अरे थोड़ा घूमिए तो सही। 2000 ये घूमिए देखिए, घूमिए 2016 में घूमिए, देखिए ना जनाब, घूमिए थोड़ा, देखिए तो सही, कह रहा हूँ कि आप देखिए तो सही, मुड़ के पीछे देखिए, बोलिए पीछे देखने के लिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, मैं तो पीछे देखिए, मैं तो पीछे देखिए, अमीर जी, पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, थोड़ा सा पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए, मैं तो जनता देखिए, देख रहा हूँ, ये सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते भाई, मैं ये सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, ये सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, जनता की नजरों से देख रहा हूँ, जनता जनार्दन अपने मित्रों से ये पता किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में मामला था, पब्लिक को बोलने दीजिए ना, जो है अब पब्लिक की अदालत पे सब कुछ है, अब पब्लिक की अदालत पे सब कुछ बोल रहे हैं, नहीं, मैं अभद्र व्यवहार क्या बोला, सुना उन्होंने, जिसकी वजह से लड़के भड़क गए, क्या सुना उन्होंने, जिसकी वजह से लड़के भड़क गए, अब सुनिए, तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है, इसमें टीएमसी कहाँ से आ गए, आप छात्रों को टीएमसी वाले कैसे कह सकते हैं, मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, छात्रों को टीएमसी वाले कैसे कह सकते हैं, 1 सेकंड रुकिए, सबको बोले, देखिए, मौका दूंगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने पता लगाया है ये प्रोफेसर बदमाश था, मार खाने लायक था, क्योंकि इस लड़की छेड़ी थी, आपने अभी क्या कहा, लड़की छेड़ी थी इसने, ये जो है ना, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा बताइए, ये आपने क्या पता लगाया, आपने कहा ना कि ये प्रोफेसर ने लड़कियों के साथ अभद्रता की और इसके बच्चों ने मारा, काम नहीं है, आप शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, नहीं, आप मैंने सुना, देखिए, इस देश में अखलाक का नाम हर कोई बच्चा जानता है, जानना भी चाहिए, अखलाक के हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, पहलू खान का नाम हर कोई जानता है, जानना भी चाहिए, उसके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं आज तबरेज का नाम हर कोई जानता है, क्योंकि इतने डिबेट हुए हैं और तबरेज को न्याय मिला, ये हम सब चाहते हैं, मगर हम में से कितना लोग ध्रुव त्यागी कौन है, उसको किसने मारा और क्यों मारा ये जानता है, हम में से कितने लोग जानते हैं कि दलित विनय शंकर को, विनय प्रकाश को, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसको क्यों मारा और किसने मारा ये जानते हैं, हम में से कितने लोग जानते हैं उस आदमी का नाम जो मथुरा में ठेले में एक रेडी में लस्सी बेचता था, जिसको कुछ लोगों ने मार दिया क्योंकि उसने फ्री में लस्सी नहीं पिलाई, कितने लोग रवि पुरोहित का नाम जानते हैं, हाँ, कुछ लोग चंदन गुप्ता का नाम जानते होंगे, मगर रवि पुरोहित का नाम कितने लोग जानते हैं, शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि इस देश में एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया है, एक सेकंड, मैं आपके पीछे पूरा बोलते रहूंगा, बोलने नहीं दूंगा, सुन लीजिए, देखिए, ऐसा है कि इस देश में एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया है कि केवल हिंदू जो है वो जाके मुसलमानों की भी लिंचिंग कर रहा है, और ये जो 49 लोगों ने दलित शब्द इस्तेमाल किया, ये मत सोचिए कि उनको हिंदू के रूप में, वो लिखते कि हिंदुओं की भी हो रही है, वो दिखाना चाहते हैं कि हिंदू कास्टिज्म के कारण डिवाइडेड है, डिवाइडेड है। आप मानते हैं कि दलित हिंदू? मैं आपके पीछे ऐसा बोलूंगा कि आप देखिए, सवाल पूछिए, मैं लगातार बोलूंगा, नहीं दूंगा, आप दलित हिंदू एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग जो हैं, हम मुसलमानों को मार रहे हैं, दलितों को कास्टिज्म के नाम पे मार रहे हैं, और जो मुसलमान दलित को मार रहे हैं उनका एक भी, उसमें से एक भी इंसिडेंस का जिक्र नहीं है, उस पे आंख बंद, जैसे इन्होंने आंख बंद कर दिया ना, अभी वीडियो चला तो घूम के देखना तक जायज नहीं समझा, कौन मर रहा है, वो तो लड़की छेड़ रहा था, उसको तो मरना ही चाहिए, देखा ही नहीं, भाई साहब, मतलब ही नहीं है। और बंगाल में भी सोनल जी, एक आप देखिए, कार्यक्रम के आखिर में आते आते दलित हिंदू नहीं है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये प्रकाष्ठा है अपनी भरी दोपहरी में आंख बंद करने की, कि भरी दोपहरी में आंख बंद करो, बोलो अब तो अंधेरा है, कौन कह सकता है? कोई उल्लू कहता है। सबसे पहले मैं देखिए, बार बार गिनतियां हो चुकी हैं कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, वहां से लेके पूरी श्रृंखला है, कड़ियां हैं, चेन है, जिनको आज दलित कहते हैं, इन लोगों ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या इनका योगदान है, आज भी है। मैं बस एक छोटा 1-2 लाइन कहना चाहती हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू नाउ, बहुत हो चुका। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि कुछ ईमान की बारिश हो जाए, क्योंकि जमीर के आईने पर बहुत धूल चढ़ रही है। जी, और बिल्कुल इसी बात के साथ मुझे लगता है इस कार्यक्रम का भी मैं अंत करूंगा। मॉब लिंचिंग किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक की तरह है, ऐसी वारदातों को किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी सोनल मान सिंह ने जो बात बोली
कि अगर जो बात, उस बात को मैं थोड़े अलग तरीके से पेश करता हूं, अगर चेहरे पर मिट्टी लगी हो तो आईना साफ नहीं किया जाता। ये तमाम तथाकथित बारूदी बुद्धिजीवियों को सोचना होगा। लेकिन क्या यह जायज है कि भीड़ तंत्र को किसी एक धर्म से जोड़ दिया जाए, जय श्री राम के नारे को विध्वंसकारी बता दिया जाए? जो लोग किसी इंसान की पीट पीट कर हत्या कर देते हैं, क्या उनका किसी भी धर्म से कोई संबंध हो सकता है? चिट्ठी लिखने वाले 49 बुद्धिजीवी भी इसी देश के नागरिक हैं, उन्हें पूरा हक है वो अपनी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन विरोध और गुस्सा सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो मैंने पहले बोला था, कश्मीरी पंडितों पर भी उतना गुस्सा आना चाहिए था जब 84 में सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई थी, सिखों का नरसंहार हुआ था, तब भी उतना ही गुस्सा आना चाहिए था। और तब भी उतना ही गुस्सा आना चाहिए था जब एक दिल्ली में मंदिर तोड़ा गया था। लेकिन शायद तब वो गुस्सा पी जाते हैं, लेकिन 2019 में जब मोदी वापस आया तो उनका गुस्सा बाहर निकलता है। सिलेक्टिव क्यों है? मुझे लगता है इससे बढ़कर प्रमाण शायद कोई नहीं हो सकता और इससे बड़ी चर्चा शायद कोई नहीं हो सकती। नमस्कार, धन्यवाद आपका।